Hello students, in this video I am Kumar, Physics Quantum classes going to solve problems 6 to 10 of chapter 6 section of the book Concepts of Physics part 1 written by Dr. S. C. Verma for class 11 physics, IIT JEE, NEET and other plus 2 level entrances. It is video number 2 or part 2 of this chapter. Problem 6 is a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move part A up the incline and part B down the incline. Coefficient of friction, which is a coefficient of static friction, mu is equal to 0.2. एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर जिसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, उस पर रखा गया है 2 kg मास के एक बॉडी को एक इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन पर, दूसरे रफ समतल पर जिसका हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से इंक्लिनेशन झुकाव 30 डिग्री है, उस पर 2 kg मास के एक बॉडी को रखा गया है। पार्ट ए में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कैलकुलेट करना है जब बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जाता है अलोंग द इंक्लाइन। एंड सेकेंड सिचुएशन में केस बी में, पार्ट बी में, इस प्रॉब्लम के पार्ट बी में ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाता है, तो कितने फोर्स की जरूरत है, फोर्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस प्रॉब्लम से रिलेटेड डायग्राम को स्केच करते हैं। डायग्राम स्केच किया जाए तो फर्स्ट सिचुएशन में ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज किया जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में पी फोर्स, कैपिटल पी फोर्स अप्लाई किया जाता है। कैपिटल पी के बदले में फोर्स को कैपिटल एफ भी सपोज किया जा सकता है। बॉडी का वेट, बॉडी का जो कि मास दिया है, बॉडी का मास 2 kg है, तो बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा इंक्लाइन प्लेन से होकर के। इंक्लाइन प्लेन सपोज किया जाए ए बी है, जिसका हॉरिजॉन्टल बी एक्स से इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन से होकर के वर्क करेगा, एक्ट करेगा, तो वेट हो जाएगा ब्लॉक का 2 × g एंड वन कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, दैट इज 2g cos 30 degree. It acts vertically downward on the rough, perpendicular to the rough inclined plane, vertically perpendicular to the rough inclined plane in the downward direction. And this component of weight 2g, mass of the block is 2, so weight of the block is 2g, which is vertically downward. And one component of the force, that is vertical component of force perpendicular to the incline in the downward direction 2g cos 30 degree is balanced by the normal reaction. It will be balanced by the normal inclination of the incline. 2g cos theta 30 degree, रफ इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो 2g cos 30 डिग्री ब्लॉक का वेट, बॉडी का वेट 2g का एक कंपोनेंट है जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि 2g cos 30 है, और यह बैलेंस होगा रफ इंक्लाइन प्लेन ए बी का नॉर्मल रिएक्शन n के द्वारा। देयरफॉर वी कैन राइट इट इज गिवन that mass of the block is 2 kg, coefficient of friction, which is coefficient of static friction, mu is equal to 0.2. We can also write
in place of mu s, that is coefficient of static friction, which is mu equal to 0.2, and normal reaction of the weight is balanced by the vertical component, one component, that is vertical component of the weight, that is 2g cos 30. So n is equal to 2g cos 30. N is the normal reaction of the inclined plane acting on the block. Suppose block is C, mass of the block is given 2 kg. In part A, we have to apply the force, just apply the force further to the incline, that is along up the incline, upward डायरेक्शन में फोर्स के द्वारा बॉडी को पुल करना है, दैट इज मिनिमम फोर्स है जिससे कि बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की ओर पुल किया जा सके विदाउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन उस केस में जीरो होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स भी जो ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा मुझे वह जीरो होगा. देयरफॉर वी कैन राइट P is the upward force which is acting on the body to pull the body up without acceleration over the rough inclined plane. And other component of weight 2g sin 30 acts along the incline, along AB, along the inclined plane in the downward direction. And also, since the body is pulled up by applying force P, suppose applying force P in the upward direction, therefore frictional force between the body C and the inclined plane will act in the downward direction. So there will be two forces in the downward direction along the incline, 2g sin 30 plus friction force between the body and the inclined plane. क्योंकि बॉडी को P फोर्स के द्वारा P फोर्स अप्लाई कर सपोज किया जाए, वह फोर्स P है, फोर्स को कैपिटल A B माना जा सकता है, तो उसके द्वारा बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मूव कराया जा रहा है. तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. उसके अलावा बॉडी का वेट 2g का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन अलोंग AB 2g sin 30 भी नीचे की ओर काम करेगा. तो 2g sin 30 या प्लस फ्रिक्शन प्लस द फ्रिक्शनल फोर्स between the block C and the inclined plane will act along the downward direction parallel to the incline. And since body is pulling up the incline without acceleration, therefore upward resultant force is zero. That is, we can write P minus upward resultant force is P minus 2g sin 30 plus F, and force is equal to mass into acceleration. Since acceleration of the block is zero, therefore resultant force is also equal to zero. Therefore, we can write P is equal to 2g sin 30 degree plus F. F is the frictional force, and we can write in place of F 2g sin 30 degree plus F is equal to mu into N. Frictional force is directly proportional to the normal reaction. So F is equal to mu into N, that is, and N is equal to mg cos theta. N is 2 kg, so it is 2g cos 30. So F is equal to mu into N, coefficient of friction times the normal reaction. Since frictional force is directly proportional to normal reaction, therefore F is equal to mu N, and N is balanced by N balances the vertical component of the weight 2g cos 30 degree. 2g cos 30 normal reaction की just opposite है. Therefore 2g cos 30 जो कि वेट का बॉडी का वेट 2g का वर्टिकल कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन का रफ इंक्लाइन प्लेन का बैलेंस कर देगा. Therefore फ्रिक्शन फोर्स F is equal to mu into N, and N is equal to 2g cos 30. And now 2g is common in both terms, so we can write 2g sin 30 degree plus mu cos 30 degree. So g is 9.8 meter per second square, value of acceleration due to gravity. We can take the value of g is equal to 10 meter per second square also, but in this problem
I am taking the value of G 9.8 meter per second square. So G is equal to 2 into 9.8 under bracket sin 30 half plus mu. Mu is 0.2. Coefficient of static friction is given 0.2 multiplied by cos 30 root 3 by 2. अंडर ब्रैकेट 1 by 2 प्लस 0.2 म्यू का वैल्यू है इंटू कॉस 30 रूट 3 by 2. तो अंदर ब्रैकेट एलसीएम 2 होगा. तो 2 को बाहर करके ब्रैकेट के बाहर करके 2 को 2 से कैंसिल करा देंगे. न्यूमरेटर में 2 है उससे कैंसिल करा देंगे. तो वी विल गेट 9.8 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 multiplied by 1.73 which is the value of root 3. 2 एलसीएम में अंडर ब्रैकेट बोथ टर्म्स में 2 है डिनोमिनेटर में, तो उसका एलसीएम 2 होगा. न्यूमरेटर में भी 2 है तो उससे डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर के 2 से कैंसिल हो गया. तो केवल 9.8 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 into root 3 that is 0.2 multiplied by 1.73 and 1.73 multiplied by 0.2 is 0.276. So we have 9.8 under bracket 1 plus 0.276 and we will get finally the result 13.2 Newton, nearly 13.2 Newton. So the answer is 9.1 multiplied by 1 plus 0. After multiplying 1.73 by 0.2, we will get 3 into 2 6, 7 into 2 14, remainder 1 and 2 multiplied by 1 2 plus 1 3, that is we will get 0.346, not 0.246, it is 0.346. So the answer is 9.8 multiplied by 1 plus 0.346, that is 1 plus 0. Under bracket 1 plus 0.346 is 1.346, that is 1.35, nearly 1.35, and after multiplying it we will get the result, that is minimum force force required to move the block up the incline. Multiplying 1.35 multiplied by 9.8, it is 8 into 5 40, remainder 4, 8 into 3 24 plus 4 28, remainder 2, 8 into 1 8 plus 2 10, 9 into 4 9 into 5, that is 45, remainder 4, 9 into 3 27 and plus 4 31, remainder 1, 9 into 1 9 plus 3 12. It is 0, 8 plus 5, that is 13, remainder 1 1 plus 1 2, 2 plus 1, that is 3, 13.230, that is 13.2. I have earlier stated it, that the force applied on the body to move the block up the incline, that is minimum force without acceleration, is 13.230, that is 13.2 Newton. आंसर. अगर जी का वैल्यू 910 लिया जाता तो थोड़ा सा वैल्यू और 13.5 हो जाता. 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.35, दैट इज 13.5 होता. उस सिचुएशन में जब जी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर किया जाता है. लेकिन यहाँ जी का वैल्यू इस प्रॉब्लम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया, तो आंसर जी का वैल्यू 13.2. नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम. व्हाट विल बी द फोर्स needed to move the block down the incline. क्या ब्लॉक को बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर पीछे की ओर रफ इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी? और इसे देखने के लिए whether we have
we have to need any external force to move the block, say C, downward over the rough inclined plane. For it, we have to take the downward component of the weight. The value we have to obtain the value of downward component of the weight 2g sin 30. अभी सिचुएशन में अब ऊपर की ओर फोर्स नहीं होगा, बॉडी को जब आप नीचे की ओर मूव कराएंगे, अब फिगर में थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो 2g sin 30 डिग्री फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि बॉडी का मोशन अब नीचे की ओर है, नीचे की ओर कराना है बॉडी का मोशन, तो उस सिचुएशन में बॉडी जब नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव करेगा अलोंग द इंक्लाइन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में, ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के बीच में, सरफेसेस के बीच में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 2g sin 30 फोर्स 2g sin 30 डिग्री फोर्स जो कि वेट का एक कंपोनेंट है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यदि 2g sin 30 डिग्री फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक होगा, लार्ज होगा, तो बॉडी को अपने आप ही बॉडी सेल्फ डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड मूव करेगी। जब डाउनवर्ड कंपोनेंट वेट का 2g sin 30 फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो बॉडी को नीचे की ओर रफ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर स्लाइड कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी। उस सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, क्योंकि अगर 2g sin 30 फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उस ब्लॉक को 2 kg मास के ब्लॉक को रफ इंक्लाइन प्लेन पर, इस केस में, इस प्रॉब्लम के केस में फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जब ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा तो उस सिचुएशन में अगर 2g sin 30 डिग्री फोर्स ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से, तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक को डाउनवर्ड रफ इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से नहीं रोक पाएगा, नहीं स्टॉप कर पाएगा। Therefore, there will be no need of force in that case. So we have now we have to calculate the value of 2g sin 30. 2g sin 30 we can calculate easily. Is equal to 2 multiplied by g 9.8 multiplied by sin 30 is equal to half. 2 से 2 कैंसिल हो गया, that is 9.8 न्यूटन। ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया acting on the block along the incline, which is the horizontal component of force 2g sin 30, जो कि ब्लॉक को नीचे की ओर मूव कराने का प्रयास करेगा। इस फोर्स के कारण बॉडी नीचे की ओर मूव करेगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स से वैल्यू इसका अधिक होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन हो गया, डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन इज 9.8 न्यूटन 2g sin 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई g 9.8 एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी sin 30 हाफ, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 in the numerator and denominator will cancel out, 2 in the numerator and denominator will cancel out, therefore we have downward force along the incline is 9.8. Now we have to calculate the value of upward friction force. Body is moving down along the incline, so friction force will act upward. बॉडी चूंकि इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस सिचुएशन में फिगर का डायग्राम का सिचुएशन बदल गया, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स along the incline equals to F. Frictional force F is mu into n, and n is equal to frictional force is acting proportional to normal reaction, so F is equal to mu into n, and n is 2g cos 30. N balances the other component of the weight 2g cos 30. Therefore, in place of 2g, in place of normal reaction n, we can write 2g cos 30. So it is 2g cos 30, and it is mu is equal to 0.2 multiplied by 2 multiplied by g equal to 9.8 multiplied by cos 30 is root 3 by 2, and it is 2 से 2 cancel हो गया numerator denominator में. It is 0.2 into 9.8, that is 1.96 multiplied by root 3 is 1.73, and frictional force, upward frictional force acting between the block and the rough inclined plane is
F equals to 1.96 multiplied by 1.73. After multiplying 1.96 and 1.73, we will get nearly approximately 3.4 Newton. So it will be 3.4 Newton. And this value of frictional force is much smaller than the downward force acting on the block along the incline, that is 2g sin 30, which is 9.8 Newton, while upward frictional force is only 3.4 Newton. So 3.4 Newton frictional force between the block C and the rough inclined plane cannot stop the block C to move downward along the incline. फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू केवल अप्रोक्सीमेटली 3.4 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ऑब्टेन किया गया, जो कि डाउनवर्ड फोर्स वेट का ब्लॉक के वेट का जो डाउनवर्ड वेट के ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लॉन्ग एक्ट कर रहा है रफ इंक्लाइन प्लेन पर 2g sin 30, उसका वैल्यू 9.8 न्यूटन है। तो यह फोर्स काफ़ी लार्ज है, यह फोर्स बहुत अधिक मैग्नीट्यूड का है, 2g sin 30 डिग्री 9.8 न्यूटन इन कंपेरिजन टू द अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो रफ इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड केवल 3.4 न्यूटन है, लेकिन 2g sin 30 जो वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह ब्लॉक पर रफ इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसका वैल्यू 9.8 न्यूटन है। तो यह फोर्स सफिशिएंट है, दिस फोर्स इज सफिशिएंट टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन। Therefore, external force acting on the block will be zero. There is no need of external force to move the body to apply it on the block C to move the body downward direction. This force is sufficient. 2g sin 30 will move the block downward direction. Therefore, external force acting on the block will be zero. External force is zero. External force P in this case acting on the block to move the block in downward direction is zero. This is the answer of this part B of the problem. Now we have to solve problem number 7, which is related to problem 6. Repeat part A of the problem 6. If the push is applied, that is push on the block C, is applied horizontally and not parallel to the incline. प्रॉब्लम 6 के पार्ट ए में ब्लॉक सी को रफ इंक्लाइन प्लेन ए बी पर ऊपर की ओर इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की ओर फोर्स सपोर्ट किया गया था पी। तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल पी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पी अप्लाई करके बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराया गया था प्रॉब्लम नंबर 6 में। वह फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल था, लेकिन पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 7 में जो प्रॉब्लम 6 के पार्ट ए को रिपीट करना है, उसमें फोर्स को अप्लाई करना है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग न अप्लाई करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना। तो इस सिचुएशन में वी हैव टू स्केच द डायग्राम रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। Inclination of the inclined plane AB with the horizontal is 30 degree. Inclined plane, rough inclined plane AB का inclination horizontal से इसमें भी 30 डिग्री है। एंड ब्लॉक को और जो फोर्स अप्लाई होगा, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg है, वह तो प्रॉब्लम 6 में ही था, वही डाटा होगा सभी। केवल फोर्स का डायरेक्शन अब इस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वह फोर्स अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, सपोर्ट किया जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यह फोर्स भी है, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि फोर्स है ब्लॉक सी पर, इसका मास 2 kg है, तो ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा 2g एंड वन कंपोनेंट ऑफ वेट जो कि 2g cos 30 होगा, वह रफ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा 2g cos 30 degree and another component of weight, which is the horizontal component of weight
2G का दूसरा कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो रफ इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, जो कि 2G साइन 30 डिग्री है। लेकिन ब्लॉक सी पर जो फोर्स है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यह फोर्स ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, इसे हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यह फोर्स अप्लाई है, किया गया फोर्स अप्लाइड है ब्लॉक पर, जिसे सपोज किया गया है P। लेट P बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया गया। सपोज किया गया कि फोर्स कितना है, P है। तो इस फोर्स का इंक्लाइन प्लेन से इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ज्योमेट्री से, क्योंकि रफ इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और यह फोर्स P भी ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्ट नहीं कर रहा है। तो इस फोर्स का भी इंक्लाइन प्लेन के साथ इंक्लिनेशन कितना होगा, 30 डिग्री। तो अब ब्लॉक सी अब इस फोर्स P के द्वारा ऊपर की ओर पुल नहीं होगा, बल्कि P का एक कंपोनेंट ब्लॉक को ऊपर की ओर पुल करेगा। सपोज किया जाए वह कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि फोर्स P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है एंड इंक्लाइन प्लेन से इंक्लिनेशन 30 डिग्री, इसका भी है फोर्स के डायरेक्शन का, तो इसका कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा P cos 30 कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स along the incline in the upward direction, which is P cos 30 degree। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स जो ब्लॉक सी पर अप्लाई हो रहा है इस केस में, तो उसका कंपोनेंट P cos 30 हो गया। एंड अनदर कंपोनेंट इसका P cos, मतलब P का अदर कंपोनेंट वह एक्ट करेगा इधर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि कितना होगा, P sin 30 होगा। तो 2G cos 30 तो पहले ही इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर था, अब एक और फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में, वह हो जाएगा कितना, मतलब P cos 30 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यह हो जाएगा कितना, P sin 30 डिग्री, जो कि 2G cos 30 डिग्री, जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और P का जो भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फोर्स P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसका एक कंपोनेंट P cos 30 हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स ब्लॉक सी पर अप्लाई किया जा रहा है 2 kg के मास के ब्लॉक पर, तो उसका एक कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग P cos 30, तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा कितना, P sin 30। तो P sin 30 एंड 2G cos 30 दोनों इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और बोथ फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स के द्वारा। जो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है उसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, सॉरी वर्टिकली अपवर्ड, बट वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। तो नॉर्मल रिएक्शन रफ इंक्लाइन प्लेन का एक्ट करेगा रफ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रफ इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट 30 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन से इंक्लिनेशन इसका हो जाएगा 30 फ्रॉम ज्योमेट्री। देयरफॉर ये एंगल 30 है, ये भी x इक्वल टू 30 हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन का, तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि ज्योमेट्री। तो P cos 30 एंड दूसरा कंपोनेंट भी इसका होगा जो कि P sin 30 होगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब P cos 30 जो कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो P sin 30 प्लस 2G cos 30 दोनों बोथ फोर्सेस विल एक्ट ऑन द body in the downward direction perpendicular to the block incline. So we can now, for the vertical equilibrium of the block, we have
n equals to normal reaction of the inclined plane, n is equal to 2g cos 30 degree plus 2g cos 30 degree plus p sin 30 degree, p sin 30 and 2g cos 30 degree दोनों both forces will act on the block in the same direction, in the vertical downward direction to the incline. And we have to move the body upward, so P cos 30 component of the horizontal force along the incline to move the body up on the incline, it will be P cos 30. The body block will move up without acceleration, so resultant upward force, force along the upward direction will be 0 because there is no acceleration. Therefore, we can write P cos 30 degree equals to 2g sin 30, that is the horizontal component of the weight of the block, and plus फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि बॉडी को ऊपर की ओर पुल करना है, बॉडी को ऊपर की ओर लाइन पर खींचना है, तो प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन इज n इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इज normal reaction is equal to 2g cos 30, that is a vertical component of the weight of the block, plus one component of the horizontal force P, that is vertical component of the horizontal force P sin 30, which will act perpendicular to the another component P cos 30. हम जानते हैं कि both component of forces or components of weight, जैसे mg cos 30 and 2mg cos 30, 2g sin 30 and 2g cos 30, that is अगर मास सेम है बॉडी का तो mg sin 30 and mg cos 30 एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं, उसी ढंग से p cos 30 and p sin 30 भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे. Therefore, normal reaction will equal to the sum of two forces 2g cos 30 plus p sin 30, that is another component of the horizontal force p. One component of the force p is along the incline upward direction to move the body up, that is p cos 30 degree. So n is equal to 2g cos 30 plus p sin 30, suppose it is equation number 1, and this is for the vertical equilibrium of the block. ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर और ब्लॉक के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ब्लॉक का नहीं होगा, जो भी मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एंड बॉडी को मूव करना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा P cos 30 के द्वारा ऊपर की ओर जस्ट मूव कराना है विदाउट एक्सेलरेशन. सो P cos 30 इज इक्वल टू 2g sin 30 प्लस F is the friction force acting between the block and the incline, acting on the block in the downward direction along the incline, along AB, and P cos 30 will move the block up on the incline without acceleration. P cos 30 जो फोर्स है ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा विदाउट एक्सेलरेशन के, therefore अपवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा. therefore we can write P cos 30 अपवर्ड फोर्स equals to downward force 2g sin 30 plus F, and F is mu1. We know that suppose it is equation number 2, P cos 30 equal to 2g sin 30 degree plus F, that is forces acting along the incline, along the upward direction and downward direction is P cos 30, that is force acting on the block in the upward direction, and 2g sin 30 plus F, forces acting on the block in the downward direction. So we have now F is equal to mu1, so we can write P cos 30 degree plus equal to 2g sin 30 degree plus F equal to mu1. F equal to mu1, and this is equation 2a. Substituting F equal to friction force, F equal to mu into n, and n is equal to 2g cos 30 plus p sin 30. We have already obtained from the vertical equilibrium of the block given in equation 1. So substituting for n is equal to 2g cos 30 plus p sin 30 in equation 2a, we have using 1 in equation 2a we have p cos 30
P cos 30 degree equals to 2G sin 30 degree plus mu multiplied by under bracket n equal to 2G cos 30 degree plus P sin 30 degree. P का वैल्यू हमें मालूम करना है. P is the force acting on the block in the horizontal direction in this case to move the body up along the incline. So now substituting the value of cos 30, putting the value of cos 30, P into cos 30 root 3 by 2 equals to 2, G equals to 9.8, 2G sin 30, and this first term sin 30 is 1 by 2 plus mu is 0.2, coefficient of kinetic friction is given. 2G that is 2 into under bracket first term में 2G cos 30 है, तो 2 into G 9.8 into cos 30 is root 3 by 2. 2 will cancel out numerator and denominator. Value of cos 30 is root 3 by 2 and 2G it is 2G cos 30 inside the bracket first term जो कि n का वैल्यू है. n is equal to 2G sin 30 degree plus P sin 30. P sin theta is 30 degree second term में P sin 30. So it is 2 into under bracket 2 into G 9.8 into cos 30 root 3 by 2 से root 2 cancel हो गया तो 9.8 into root 3 first term में होगा plus P sin 30 half that is 1 by 2 that is P by 2 P into 1 by 2 that is P by 2 inside the bracket और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 multiplied by 1 by 2 into P. So after taking the term containing P in LHS and RHS का फर्स्ट टर्म में भी 2 से 2 sin 30 2 1 by 2 and 2G sin 30 का 2 से 2 sin 30 का 2 जो कि न्यूमरेटर में है उससे न्यूमरेटर का 2G का 2 कैंसिल हो गया तो 9.8 बचेगा. Therefore we have now P का टर्म को LHS में लाया जाए. Taking the term containing P in LHS, we will get the result easily. So now we have P into further calculation. P into root 3 by 2 minus 0.2 multiplied by P into 1 by 2. P का term लाना है LHS में. So minus P multiplied by 0.2 upon 2 equals to RHS का फर्स्ट टर्म ऑफ 9.8 प्लस अब एक ही टर्म RHS में रह गया. इसके अलावा सेकेंड टर्म मैंने ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है 0.2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया है तो 9.8 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट हटा कर 0.2 इंटू 9.8 इज 1.96. So it is second term is 1.96 multiplied by root 3. Root 3 is 1.73. Or we can take common P by 2 कॉमन कर सकते हैं. तो LHS में फर्स्ट टर्म root 3 है माइनस सेकेंड टर्म इज P इंटू 0.2 तो P तो कॉमन ही हो गया 2 भी कॉमन कर दिए तो केवल ओनली 0.2. So P by 2 is common in both terms in LHS. P into root 3 by 2 minus P into 0.2 upon 2 में P by 2 को कॉमन कर लिया गया. तो अंडर ब्रैकेट root 3 minus 0.2 equals to 9.8 plus 1.96 multiplied by 1.73 को हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी ऑब्टेन किया था फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू. तो वह था 1.96 में 1.73 मल्टीप्लाई करने पर नियरली 3.4 तो 3.4 हमने ऑब्टेन किया था 3.4 और P इक्वल्स टू P इंटू अंडर ब्रैकेट रूट 3 1.73 माइनस 0.2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 9.8 प्लस 3.4 इट इज 8 प्लस 4 12 रिमाइंडर 1 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13.2 RHS 9.8 plus 3 9.8 plus 3.4 is 13.2. Therefore and it can be by cross multiplication we can multiply 2 in this term 13.2 that is 13.2 into 2. So LHS P multiplied by root 3 minus 0.2 root 3 1.73 minus 0.2 equal to 13.2 multiplied by 2 or
P multiplied by 1.73 minus 0.2, that is 1.53. 1.73 में से माइनस किया जाए 0.2 को, 1.53 इक्वल्स टू यह हो जाएगा 13.2 into 2, that is 26.4. Therefore, external force acting on the block, that is, in this case, in problem 7, it is in the horizontal direction. External force block 2 kg के ब्लॉक पर प्रॉब्लम 7 में इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं अप्लाई किया जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अप्लाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 kg मास पर अप्लाई जो फोर्स होगा P का वैल्यू वह कितना हो जाएगा 26.4 अपॉन 1.53, that is 2640 upon 153. You can write it 26.4 upon 1.53, 2640 upon 153, and after dividing 2640 by 153, we will get the result 17.2 Newton in this case. If we take the value of G 10 meter per second square in place of 9.8, then we will obtain the value of P as 17.5 Newton in that case. But in this case, when we have taken the value of small g 9.8 meter per second square, the horizontal force applied on the block is P is equal to 2640 by 153, and it will be 17.2 Newton. And this is the answer of this problem. Now problem 8. In a children path, an inclined plane is constructed with an angle of incline 45 degrees. The middle part as shown in figure 6E1. Find the acceleration of a wire sliding on it if the friction coefficient between the blocks of the wire and the incline is 0.6 and small g is equal to 10 meter per second square. एक चिल्ड्रन पार्क में जहाँ लड़के खेलते हैं, जहाँ बॉयज खेलते हैं, तो उस चिल्ड्रन पार्क में एक इंक्लाइन प्लेन मिड पार्ट में कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री। कोई लड़का, कोई बॉय स्लाइड करता है उस इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाई, उस वाई के कपड़े एंड इंक्लाइन प्लेन के बीच 0.6 है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इस प्रॉब्लम में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उस वाई का मालूम करना है। इस वाई का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, एंड उस वेट का एक कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा। इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन वाई पर अपवार्ड, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, एंड वह नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन का जो वाई पर लड़के पर एक्ट करेगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, वह वेट का कंपोनेंट mg cos 45, यहाँ इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से 45। तो mg cos 45 को जो वेट का कंपोनेंट होगा वाई का वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos 45 डिग्री, और यह बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकल होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि mg cos 30 के cos 45 डिग्री के mg cos 45 डिग्री के जस्ट 45 प्लेन बैलेंस कर देगा mg cos 45 को। और चूंकि वाई वह लड़का नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, तो डाउनवर्ड कंपोनेंट वेट का mg sin 45 डिग्री होगा, जबकि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में 2
क्योंकि बॉय उस पार्क में जो उसके मिड पार्ट में जो इंक्लाइन प्लेन है कंस्ट्रक्ट हुआ है उस पर स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी कॉस 45. सो म्यू एम जी कॉस 45 इज द फ्रिक्शनल फोर्स acting between the cloth, that is between the cloths of the wire or between the wire and the inclined plane. The coefficient of friction between the wire and the inclined, between the cloths of the wire and between the, it is given coefficient of kinetic friction between the cloth of the wire and the inclined is 0.6. So these are the forces acting on the wire, in which n normal reaction of the incline will balance mg cos 45, that is vertical component of the weight of the wire. So downward resultant force mg sin 45 degree, inclination of the inclined plane with the horizontal is 45 degree here in this problem. In the previous problem it was 30 degree. So one component of weight, that is horizontal component of the weight mg sin 45 will act along the incline, and frictional force between the wire and the inclined plane is acting along the incline in the upward direction. F is equal to friction force is equal to mu into n, mu times the normal reaction, and normal reaction is equal to it balances the vertical component of the weight mg cos 45, so mu into mg cos 45. But the wire is sliding down, therefore mg sin 45 will be greater than mu mg friction force mu mg cos 45. Therefore downward resultant force will be acting on the wire will be equal to mass into acceleration. So downward resultant force is the downward acceleration of the block, ma is equal to mg sin 45 degree minus mu mg cos 45 degree, और m will cancel out. In both terms m will present in RHS, so m will cancel out. So downward acceleration of the wire will be a is equal to g sin 45 minus mu g cos 45. M is cancel out in both sides, so a is equal to g, we can take g as common, g sin 45 degree minus mu cos 45 degree. It is the downward acceleration of the wire. We know that for a rough inclined plane of inclination theta, downward acceleration of a block on the rough inclined plane is a is equal to g sin theta, g under bracket sin theta minus mu k cos theta. We know very well. There is the case. There is the same result in this case also. T is 10 in this problem. It is given sin 45 is 1 by 2 minus mu is given 0.6. Mu is given 0.6 multiplied by cos 45 is 1 by 2. In this case also, root 2 is present in both terms inside the bracket, so root 2 will be the LCM and it is taken out of the bracket. root 2 को LCM लेकर ब्रैकेट के अंदर LCM लेकर both terms में present है, तो बाहर कर दिया ब्रैकेट के, and it is now 1 minus 0.6 and 1 minus 0.6 is 0.4. So 10 root 2 is equal to 10 root 2 upon 2. 10 root 2 multiplying numerator and denominator by root 2. We will obtain 10 root 2 is 10 multiplied by root 2 divided by root 2 into root 2. That is 10 root 2 by 2 multiplied by 1 minus 0.6 is 0.4. And it is 2 5 या 10. 10 cancel हो गया 2 से, तो 5 root 2 into 0.4. So it is 5 multiplied by 0.4 is 2.0. So it is 2 root 2. So downward acceleration of the y is 2 root 2 meter per second square. This is the downward acceleration of the y. We can put the value of root 2 as 1.41 multiplied by 2. We will get the further result also. But in this case, downward acceleration of the block is a small a equals to. This is the downward acceleration of the y. In this case, not block. In this case, y is sliding over an inclined plane, which is constructed in the mid part
little part in a children part. So downward acceleration of the body 2 meter per second square. Now problem number 9. The body starts slipping down and incline and moves half meter in half second. How long will it take to move the next half second? एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर कोई ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करता है रेस्ट से. दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 0. और वह ब्लॉक सपोज किया जाए इंक्लाइन प्लेन ए बी है जिसका इंक्लिनेशन ओरिएंटल से थीटा है, और इस पर कोई ब्लॉक शुरू में रेस्ट में है u इक्वल टू 0 और इनिशियल स्पीड इसका 0 होगा. सपोज किया जाए ब्लॉक का मास m है, तो सपोज मास ऑफ द बॉडी इट स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन दैट इज इंक्लाइन प्लेन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकंड. हाफ सेकंड में हाफ मीटर इट इज गिवन. Initial speed is 0, u is equal to 0 of the block, and it slips down on the incline half meter in half second. So S1 distance for the first case distance moved down by the body along the incline. नीचे की ओर बॉडी के द्वारा m मास के बॉडी के द्वारा हाफ सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? हाफ मीटर. दैट इज S1 इक्वल टू हाफ मीटर 0.5 मीटर. एंड टाइम कितना लगा इसमें? टाइम टेकन 0.5 सेकेंड. दैट इज इट इज 0.5 सेकेंड. अगेन टाइम भी 0.5 सेकेंड है एंड डिस्टेंस भी हाफ मीटर इंक्लाइन प्लेन का कवर किया गया गिवन टाइम में. तो बॉडी जब हाफ मीटर कवर करके चलाया इंक्लाइन प्लेन का पूरा पार्ट, अगर 1 मीटर है तो हाफ मीटर अगर सपोज किया तो हाफ मीटर कवर कर गया ये गिवन टाइम में. तो नेक्स्ट हाफ मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? S1 हाफ मीटर कवर कर गया तो S2 इक्वल टू हाफ मीटर, तो टाइम T2 कितना होगा वह निकालना है. तो इसमें हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ब्लॉक का कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन इसमें ना इंक्लाइन प्लेन का ना तो इंक्लिनेशन दिया है, ना ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है. तो रफ इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड मोशन के लिए डाउनवर्ड मोशन में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला होता है A इक्वल टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ओवर ए रफ इंक्लाइन प्लेन is given by A is equal to small g अंडर ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा. तो उस फार्मूला से एक्सेलरेशन ऑब्टेन करना इसमें, क्योंकि ना तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना ही इंक्लिनेशन है, तो इंक्लिनेशन तो सपोज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू के सपोज कर सकते हैं. लेकिन काफ़ी उसमें प्रॉब्लम है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑब्टेन करने में. कोई भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, ना इंक्लिनेशन है. तो हम इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की हेल्प से इजीली एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर द फर्स्ट हाफ मीटर डिस्टेंस ऑफ द इंक्लाइन. सो वी हैव S1 इक्वल टू u इज 0 इंटू t इज t1 इज गिवन हाफ सेकेंड, तो 0 इंटू हाफ प्लस 1/2 हाफ at स्क्वायर. एज अननोन, ये मालूम नहीं है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे. इनको t इज हाफ सेकेंड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर. q इज 0 इनिशियली द बॉडी वाज इन रेस्ट एंड देन द बॉडी स्टार्ट स्लिप्स डाउन. पहले बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में है एंड उसके बाद स्लिप दैट इज इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी u बराबर 0, उसके बाद स्लिप करना शुरू करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंड हाफ मीटर उस इंक्लाइन प्लेन का S1 इक्वल टू हाफ मीटर दैट इज 0.5 मीटर हाफ सेकेंड में ही कवर कर पाता है वह ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक S1 इज हाफ मीटर. सो इन प्लेस ऑफ S1 वी कैन राइट हाफ मीटर. S1 इक्वल टू 1/2 मीटर इक्वल टू ut दैट इज u इज 0 इंटू t इज हाफ प्लस हाफ इंटू a डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो हम मालूम करेंगे वी हैव टू कैलकुलेट इंटू हाफ t स्क्वायर दैट इज हाफ स्क्वायर. और we can write now 1/2 equals to 1/2 multiplied by a multiplied by 1/t square time is 1/4. Now 2 and 2 in the denominator, both sides will cancel out. Therefore, we will get downward acceleration of the block A equal to 4 meter per second square. This is the downward acceleration of the block. Now we have to calculate how long will the body take to move the next half meter. अब नेक्स्ट हाफ मीटर तो इंक्लाइन प्लेन का मूव कर गया वो
स्लाइड कर गया हाफ सेकेंड में। अब नेक्स्ट हाफ मीटर को, जो बचा हुआ इंक्लाइन प्लेन का नेक्स्ट हाफ मीटर है, उसको मूव करने में, स्लाइड करने में कितना समय लगेगा, मतलब T2 मालूम करना है। तो अब हमको सेकेंड पार्ट के लिए अब इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना होगा। तो उसके लिए हाफ सेकेंड के लास्ट में कितना वेलोसिटी होगा, वह नेक्स्ट हाफ मीटर के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा। सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर हाफ सेकेंड इज गिवन बाय v is equal to u plus 80, u is 0 plus acceleration is now 4 and time is 1/2 second. First half second, for first half second it is 4 is cancelled out by 2, that is 2, that is v is equal to 2 meter per second. It is the velocity at the end of half second, first half second, and it will be the initial velocity for the next half meter, which the body will have to slide. अब अगले हाफ मीटर में बॉडी को फिर हाफ मीटर स्लाइड करना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो वह टाइम सपोज करते हैं T2, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी। नाउ S2 फॉर द नेक्स्ट हाफ पार्ट, फॉर द नेक्स्ट हाफ मीटर ऑफ द इंक्लाइन, लेट टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड नेक्स्ट हाफ मीटर इज T2। अब अगला हाफ मीटर को स्लाइड करने में ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर T2 टाइम उसे लगता है, T2 टाइम। तो T2 टाइम कैलकुलेट करना है। लेट T2 बी द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक और बॉडी टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन in time T2 second. Let T2 be that time. So for using again the equation of motion, and this velocity at the end of half second, that is when the block slides down half meter on the incline, the velocity is 2 meter, final velocity is 2 meter per second, and this will be the initial velocity for the next half meter. So for the next half meter we have, for the next half meter, let time taken by the body to take to slide, to move the next half meter of the incline will be T2. सपोज किया जाए कि इंक्लाइन प्लेन का नेक्स्ट हाफ मीटर को कवर करने में बॉडी को T2 सेकेंड टाइम लगता है। फॉर द नेक्स्ट हाफ मीटर ऑफ द इंक्लाइन वी हैव S2 इज अगेन हाफ मीटर इक्वल टू ut, u की जगह क्या हो जाएगा, v हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, vt प्लस हाफ at स्क्वायर। तो v इज नाउ 2 मीटर पर सेकेंड, t इज मालूम करना है, t T2 हो गया, तो 2 into T2, ut की जगह हमने v सपोज कर दिया अगले हाफ मीटर के लिए, मोशन के लिए, स्लाइड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो v u की जगह v सपोज कर दिया, v टाइम T2 अब लगेगा नेक्स्ट हाफ मीटर इंक्लाइन प्लेन का। S2 इक्वल टू हाफ मीटर प्रॉब्लम में दिया गया है, उसको मूव करने में। तो 2 into T2 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, we have obtained already. Let a equal to 4 meter square per second square is equation 1, and t is T2 square, and 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा सेकेंड टर्म में, that is 2 T2 square in the second term. So we have now half S2 is equal to half meter, that is next half meter is again 1/2 meter, next half distance, which the body have to move or slide down on the incline is again half meter. So we have 1/2 equals to, in LHS equals to 2T2 plus 2 into 2T2 square, 2T2 square, or by cross multiplication we can write 4T2 square plus 2 into 2, that is 4T2 equals to 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ एच में, तो 2 into 2t 1 इक्वल टू 2 into 2t2 प्लस 2t2 स्क्वायर, दैट इज 2 into 2t2 इक्वल टू 4t2 प्लस 2t2 स्क्वायर into 2, दैट इज 4t2 स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको साइड चेंज कर लें तो ये नेगेटिव हो जाएगा 1, -1 इक्वल टू 0, एंड इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। सो solution of this equation is to get time T2 equal to -b, that is b coefficient of T2 second term, in this equation quadratic equation. So -b, so minus b is 4, so -4 plus minus root under b square, that is 4 square minus 4ac. A is coefficient of T2 square in the first term of the quadratic equation.
So A is 4, coefficient of T2 square, and C is minus 1, that is last term of the equation in LHS. So it is minus 1. So B square, that is middle term is B, which is 4, coefficient of T2, 4 square. So it is minus B. The value of T2 will be T2 is equal to minus B, that is minus 4 plus minus root under B square, that is 4 square minus 4. A is 4, coefficient of T2 square, first term in the LHS of the quadratic equation in T2, multiplied by C is minus 1 upon 2A, 2 into A का value कितना है 4 है. Using the solution of the quadratic equation, we know that ax square plus solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0 है. x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2 है. उसी का हमने यूज किया. Equal to or T2 is equal to, T2 is the time taken by the block to slide down on the incline next half meter, that is x2 is equal to half meter. Okay, so it is minus 4 plus time cannot be negative, तो केवल प्लस वैल्यू ही सपोज किया जाता है. हम माइनस को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. रूट अंडर 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 into 4 into minus 1, that is plus 16 upon 4 into 2, that is 8. Neglecting negative sign, that is because time cannot be negative. Or T2 equals to minus 4 plus root under 16 plus 16, that is root under 32, that is 16 into 2, root under 16 into 2, that is 4 root 2. Square root of 32 is 4 root 2, we can write it 4 root 2 upon 8, and 4 can be taken common in the numerator of RHS. So 4 can be taken as common. Minus 1 plus root 2 upon 8, and 8 will cancel out. 8 in the denominator will cancel out by the 4 in numerator. So numerator में 8 है, और numerator के 4 से cancel हो गया. 4 to 8, that is 2. That is we have now time is T2 is minus 1 plus root 2 by 2. That is we can write, or T2 equals to root under 2 minus 1 upon 2. Root 2 is 1.41 minus 1 upon 2. 1.41 minus 1 is 0.41. 0.41 upon 2. That is, after dividing 0.41 by 2, we can get obtain 205, that is 0.21 second. This is the time taken by the body to move, to slide down over the incline in next half meter of the incline. T2 का टाइम है जो ब्लॉक, जो बॉडी नेक्स्ट हाफ इंक्लाइन प्लेन का नेक्स्ट हाफ मीटर को स्लाइड करने में टाइम उस ब्लॉक को लगेगा, उस बॉडी को लगेगा, वह टाइम T2 है 0.21 सेकेंड. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के बाद उस ब्लॉक का टोटल इंक्लाइन प्लेन पर मोशन, दैट इज हाफ पार्ट हाफ मीटर है, नेक्स्ट हाफ पार्ट हाफ मीटर है, तो टोटल लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विल बी 1 मीटर. तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगेगा, हाफ मीटर कवर करने में टाइम कितना लगा, हाफ सेकेंड. तो नेक्स्ट हाफ के लिए टाइम अगर T2 मान लें तो टोटल टाइम हाफ प्लस T2 इसका टोटल टाइम हो जाएगा. और टोटल मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम टोटल इंटायर इंक्लाइन प्लेन के लिए u इक्वल टू 0 से लेकर के b तक यहाँ तक पहुँचने में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1 मीटर. एंड टाइम विल बी इक्वल टू T1 plus T2. T1 is half second plus T2 we can calculate it using the same formula. S is equal to ut plus half at square. U will be 0 plus half, acceleration downward acceleration is 4, and time is T1 plus T2, that is half second plus T2 का whole square. And total distance will be covered by the block will be half meter plus half meter, that is 1 meter. The total distance S is equal to 1 meter and U is equal to 0. E is equal to time T1 plus T2, that is half second plus T2 plus half at square. A का वैल्यू 4 and T का वैल्यू T1 plus T2, that is half second plus 1/2 सेकेंड प्लस और 0.45 सेकेंड प्लस T2 का होल स्क्वायर करके कैलकुलेट करके भी हम विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी टाइम का वैल्यू दैट इज नेक्स्ट हाफ मीटर कवर करने में
ब्लॉक को बॉडी को कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं अल्टरनेटली. This is the last problem of this video also. The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. So that if lambda be the angle of friction and mu the coefficient of static friction, then to show that lambda, that is angle of friction, will be smaller and equal to tan inverse mu. Mu is the coefficient of the static friction. Resultant contact force जो कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है. तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल फोर्स के साथ और नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होता है, एंगल फॉर्म होता है, उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है. तो यदि लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, बॉडी पर किसी एक ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है एंड दूसरा ब्लॉक पर, सेकेंड ब्लॉक पर अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन बॉडी मूव करने में अनेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा वह ब्लॉक लोअर सरफेस पर जस्ट इन पोजीशन टू मूव हो सकता है. मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स उस पर एक्ट कर सकता है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में ब्लॉक अधिक से अधिक आ सकता है. तो उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है उसे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है. और वह नॉर्मल फोर्स के साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल फॉर्म करता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है. इसे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्केच किया जा सकता है. सपोज किया जाए एक ब्लॉक है, ए लोअर ब्लॉक है, और इस पर एक दूसरा अनदर ब्लॉक सपोज किया जाए बी, इस पर रखा जाता है और इस पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज किया जाए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ब्लॉक बी पर, जो कि ब्लॉक ए के सरफेस पर रखा गया है, रखा जाता है. उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अप्लाई फोर्स है लेकिन बॉडी इज अनेबल टू मूव, अधिक से अधिक बॉडी टेंड्स टू मूव हो सकता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अधिक से अधिक हो सकता है. अदरवाइज ब्लॉक बी इज इन रेस्ट, स्टिल इन रेस्ट, not moving after applying force on the block. Therefore, friction force will act, which will be the static friction force between two contact surfaces. Suppose that force is F, static friction force is that force of friction, which is a static, is F, and reaction of the weight of the block B will act vertically downward, and it will be balanced by the reaction of the, that is normal force or normal reaction of the lower surface, that is surface of the lower block A is normal force, and the contact force is acting with, contact force is the resultant of the frictional force and normal reaction, and it is let it is NC. Contact force is represented by NC. This is the contact force NC, which is the resultant of normal force, that is normal reaction, and frictional force F, and this resultant of F and N is frictional force and normal reaction, or reaction force is NC, that is contact force. It is denoted by the symbol NC. We can and the angle between the contact force NC and normal reaction N is called angle of friction. It is lambda. Now we can take the frictional force parallel to this force, that is frictional force is taken, is applied parallel to this frictional force. We can apply this frictional force in parallel to it. So frictional force is applied here, which is parallel to the static frictional force, because force is a vector quantity, so we can apply force, frictional force parallel to it also. So now in this triangle, which is in this triangle, say this triangle is
suppose this angle is DOE. DOE is the angle formed in this case. So in this angle DOE, tan lambda, that is tangent of the angle of friction, is tan lambda equals to फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर लैम्डा के सामने का साइड डी है, जो कि उसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स ही रिप्रेजेंटेड है, जो कि बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, उससे हम उसके पैरेलल भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरेलल भी उसे स्केच कर सकते हैं. तो tan lambda is equal to d upon OD perpendicular upon base, that is d is F, that is frictional force, and OD is the reaction force or normal reaction, that is F by L. Tan lambda is equal to d upon OD, that is d represents the frictional force F and OD represents the normal force, normal reaction, which is N. Therefore F equals to N into tan lambda. Suppose lambda is the angle of friction. Suppose it is equation number 1. We know that frictional force is maximum value of a static friction is limiting friction. So any frictional force is smaller than the limiting friction force. Kinetic friction is more smaller than the static frictional force and much more smaller than the limiting friction force. So any frictional force F is smaller and maximum value of static friction is limiting friction. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स F है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो सकता है. F मैक्स मतलब Fs मैक्स के और Fl के, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. तो कोई भी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो होगा in this case static friction force must be having its maximum value, that is limiting friction force, or smaller than the limiting friction. So F, that is a static friction force F should be smaller and equal to the limiting friction force, that is maximum value of static friction force F max or F limiting. Or F is we obtain F is equal to static friction force F is equal to N into tan lambda. So replacing N tan lambda for friction force F, that is F equals to tan lambda is smaller and equal to the limiting friction force, and limiting friction force we know that directly proportional to normal reaction, that is it is mu into N. Limiting friction force is directly proportional to normal reaction, so we can write FL proportional to limiting friction is the maximum value of a static friction and it is directly proportional to normal reaction, and therefore FL equals to mu. We can write µs also in place of mu. But in this problem, coefficient of static friction is denoted by the symbol mu in this problem. इस problem में coefficient of static friction को mu से denote किया गया है, इसलिए हमने µs के बदले इस problem में भी mu का use किया है. So FL limiting friction force, which is the maximum value of static friction, is equal to mu into N. So static friction force will equal to smaller than or equal to limiting friction. Since maximum value of static friction is limiting friction, and F equals to tan lambda, F equal to friction force is the static friction force, F equal to N into tan lambda, which is given in equation 1. So in place of F we have written N tan lambda is less and smaller to limiting friction force, which is equal to mu into N, and N will cancel out in both sides. Therefore N is the normal force, normal reaction. Therefore we have tan lambda, that is tangent of angle of friction, lambda will be a smaller or equal to mu. Therefore we can write it as tan lambda is smaller and equal to mu, coefficient of friction. Mu is coefficient of static friction. Therefore we can write lambda is smaller and equal to tan inverse mu. Side change कर दें. Tan lambda is smaller and equal to mu. Therefore lambda is smaller and equal to tan inverse mu, and it is proved. Which was given in the problem. We have to prove that. We have to show that lambda should be smaller and equal to tan inverse mu. So we have obtained it. Lambda is smaller, is less than or equal to tan inverse mu. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel. It is Quantum Classes.